अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन मेरी आवाज क्लियर है? ओके, चलिए सर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका पेपर है और स्ट्रेटेजिक लेवल 2 में आपको आईसीएमए ने इसको प्लेस किया हुआ है। इससे पहले आप लोग एफसीए में देख के आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो तभी ये इंडिपेंडेंट पेपर है सर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी क्योंकि क्राउड का मुझे पता नहीं है कि क्राउड में कौन से स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो जून में देना चाह रहे हैं या अगस्त में देना चाह रहे हैं। तो प्लीज जरा मुझे छोटा सा टाइप करके बता दें कि आप लोग अगस्त अटेम्प्ट के लिए अपेयर होंगे या फिर जून अटेम्प्ट के लिए। सब जरा एक एक लिख दें, अगस्त या जून लिख दें, प्लीज इनबॉक्स कर दें। सर मैं भी अगस्त में। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जून ये वाला मतलब ये जो 1-2 महीने बाद है, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा सर ये? मैं पूछ रहा हूँ अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे बता रहे हैं, आप भी बता दें अगस्त में या जून में। सर अगस्त ठीक है। सारे अगस्त वाले ठीक हो गए। आप चल ठीक है, सही। सर अगस्त अटेम्प्ट के लिए तो बात करेंगे तो फिर ठीक है, क्योंकि उसी स्पीड से फिर हम पढ़ना है ना, हमने अपने कोर्स को उसी हिसाब से कवर अप करना है जिस हिसाब से आपके एक चीज क्लियर होगी सर, हम अगस्त अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, चलिए तो सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी काफी सारे स्टूडेंट हमें जानते होंगे, जो नहीं जानते सर उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अहमद रजा खान नाम है हमारा और एसीएम है, और बाकी आप 8 साल से डिफरेंट जगहों पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैं अक्सर नहीं देता लेकिन कुछ बच्चे भी बोलते हैं सर, आप छठी क्लास में पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, तो इसलिए मैं छोटा सा लिख दिया। ठीक है, चलिए सर काम की बात शुरू करते हैं। अब काम की बात मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये सारे वो कामयाब लोग हैं दुनिया के जो हम देखते रहते हैं, जिनकी फेसबुक यूज करते हैं, जिनके माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं। तो अब देखिए मैं आपको बताऊं, आईसीएम है ना अपने आप को ट्रेंड को चेंज किया। देखिए आईसीएम अब इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पे बात करता है आपसे ना, तो अब आप स्टूडेंट्स को भी चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट सोच है, क्योंकि मैं कई क्वालिफिकेशन पढ़ाता हूँ, खुद भी मैं आपको बता रहा हूँ हमारी क्वालिफिकेशन से अच्छी क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं। ठीक है, इतनी डेप्थ में पढ़ाना, इतना एक्सटेंसिव लेवल पे कोर्स, फिर उसको पढ़ाना, फिर पेपर, हर चीज बेहतरीन है सब। ठीक है, लेकिन हम कहाँ से जो है ना वो मार खा जाते हैं अपने टेक्निकल और सॉफ्टवेयर स्किल्स की वजह से। ठीक है, ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि आईसीएमए का बच्चे के पास नॉलेज का बंच बहुत होता है लेकिन वो टेक्निकल स्किल से मारा जाता है। ठीक है, तो सर मैं पहले ही ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये कोर्स पढ़ना कैसे, किस अप्रोच के साथ पढ़ना है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। इससे पहले आपने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ ली, इतने सारे सवाल भी सॉल्व कर लिए, लेकिन अगर आपसे 2 लाइनों में पूछे सर प्लीज थोड़ा सा बता दें फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, पता नहीं हमारी जान निकल जाती है और हम जवाब नहीं दे पा रहे। तो मैं आपको आसान सी बात समझा रहा हूँ, सब याद रखें उसको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट में हुए इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का नाम है प्रेजेंट में, बस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज है? पास्ट में हुए हुए इवेंट को प्रेजेंट में रिकॉर्ड करने का नाम है। अब आप 2 मिनट के लिए सोचें तो आपको एकदम सारी बातें, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज से बनाते हैं? वो ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, तो ट्रायल बैलेंस जादू से तो नहीं बना, पीछे ट्रांजेक्शन हुई होगी, फिर टी अकाउंट बना होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बना होगा, राइट? कुछ बात समझ में आ रही है? और ट्रांजेक्शन से पहले इवेंट हुआ होगा, सेल का इवेंट हुआ होगा, परचेज का हुआ होगा, है? तो पता ये चला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटली डील करता है पास्ट हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने, जो इवेंट्स अकर हो चुके हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग मौजूद है। लेकिन सर दुनिया में इसके अलावा भी अकाउंटिंग मौजूद है, इसीलिए हम अकाउंटिंग की 2 बड़ी टाइप्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना? और हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम अपने यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लाइक बैंक, शेयर होल्डर, है ना, इन सब के लिए।
लेकिन जब हम बात करते हैं उसी अकाउंटिंग की जिसको हम पढ़ने आज जा रहे हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सर वो डील करता है टोटली इंटरनल मैटर्स। इसमें डील करता है इंटरनल मैटर। तो सर याद रखें, आपका ये सब्जेक्ट डिपेंड करेगा आपकी डिसीजन मेकिंग। आपका ये सब्जेक्ट आपने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी, को पीछे आपको गिवन होगा उसको रिकॉर्ड करना, सर ये सभी करना है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी ना। आपने ये सब्जेक्ट बनाया क्यों? तो जरा इस सब्जेक्ट की पहली ही क्लास में अप्रोच समझ लें। इस सब्जेक्ट को आपने एज अ अकाउंटेंट नहीं पढ़ना, एज अ एंटरप्रेन्योर पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? एंटरप्रेन्योर, एज अ डिसीजन मेकर पढ़ना है। ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर आप बहुत मॉडर्न तरीके से पढ़ाते हैं, पहले तो वो जो हाथ से लिखते थे हर चीज, तो मैं कहता था भाई खुदा के बंदो, आईसीएमए वालों ने भी अपनी अब एग्जामिनेशन के मामला चेंज कर दिए। अब वो एमसीक्यूज पूछ रहा है, एमटीक्यूज पूछ रहा है, वो सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, हम वही पुराने रटे रटाई चीजों को रजिस्टर भरेंगे, पास पेपर सॉल्व करेंगे। सर ये सब चीजें करनी है, लेकिन अपने आप को अपडेट कर। आपका एग्जामिनर अब आपसे वो वाला आईसीएमए नहीं है जो पहले था, डिटेल सवाल होते थे और रट्टे लगा के जाते थे भरपूर। अब आपको यस या नो में सवाल के जवाब देने। अभी मैं पेपर स्ट्रक्चर आपका डिस्कस करूंगा तो आप खुद देखेंगे कि सर अगर किसी के एमसीक्यू सही हो जाए ना तो पेपर सुकून से पास कर। तो एमसीक्यू क्या चीज है? एमसीक्यू में डिटेल सॉल्यूशन करना है। जिसकी टेक्निकल नॉलेज साउंड होगी, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अप्रोच इस पेपर की समझाने जा रहा हूँ कि आपने इस पेपर को किस अप्रोच से पढ़ना है। पहले अपनी अप्रोच ठीक करें, क्योंकि हम पहले क्लास में बताते नहीं है, बच्चा बेचारा समझ रहा होता है ये वही चीज है, ठकाठक सॉल्व करेंगे, टीचर पढ़ाएगा, हम कॉपी करेंगे, पास पेपर करेंगे, हैंडआउट सॉल्व करेंगे, चलो। नहीं सर ये सब होगा, लेकिन आपको अप्रोच याद रखनी है। इस पेपर को आपने एज ए अकाउंटेंट नहीं पढ़ना, इस पेपर को आपने पढ़ना है एज ए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? डिसीजन मेकर, जिसका डिसीजन लेना है भाई, करना है नहीं करना, अगर करना है तो कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं। एक फैक्ट्री थी, ठीक है, उसमें आप अकाउंटेंट भर्ती हो गए। उस फैक्ट्री के तमाम मामला को आप रिकॉर्ड करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचाते थे, पूरी अकाउंटिंग साइकिल परफॉर्म करते। अब हुआ ये कि वो फैक्ट्री जो है ना, वो 100% अपनी कैपेसिटी को मीट कर गई। सही है। अब जब 100% कैपेसिटी को मीट कर गई, इसका मतलब है अब मुझे अगर 1 यूनिट भी और बनाना है तो मुझे नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। मुझे बताओ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है बेचारा अकाउंटेंट, क्या उसके बस में है डिसीजन लेना? नहीं, नहीं लेना। अब शुरू होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको आगे चल के आपका पेपर भी ऐसे में और एसएफएम, जिससे दुनिया डरती है, वो इसी पे। हम इस तरह पढ़ते ही नहीं उसको, हम लोग वही पुरानी रविश पे पढ़ते हैं। बच्चा बोलता है सर एसएफएम, मेरे पास एमए से ज्यादा एसएफएम के पीछे क्यों बड़ी सर एसएफएम पढ़ना है। और हमने भी रोका हुआ सिर्फ इसलिए कि हम एक साथ शुरू करें। क्यों भाई एसएफएम क्यों पढ़ना? सर वो फेल इतना हो गया, 6 मरतबा हो गया, 10 मरतबा हो गया। भाई आपने गलत अप्रोच से पढ़ा है, आप फेल ही हो बस। ठीक है। अब मुझे बताएं वो अकाउंटेंट क्या करेगा? वो अकाउंटेंट पता है क्या करेगा? वो जाएगा अपने बॉस के पास जिसकी पहली फैक्ट्री, और उसको जाके खुशखबरी देगा। इससे पहले खुशखबरी तो ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो फुल हो गई, हम सारी प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहे हैं और हमारा डिमांड भी टाइट है और सेल्स भी टाइट हो रही है, सब कुछ सच चल रहा है। सर अब एक मसला ये है कि हमें चाहिए एक फैक्ट्री और, ताकि हम उससे थ्रू प्रोडक्शन स्टार्ट करें। अब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम खत्म हो गया, अब शुरू हो गया डिसीजन मेकिंग का काम, अब शुरू हो गया एंटरप्रेन्योर। अब वो ये सोचेगा कि यार पहली बात तो ये है कि मुझे फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं, मेरे लिए फायदेमंद है नुकसान है। पहला डिसीजन उसके जहन में आया। दूसरा वो ये सोचेगा कि चलो मैं अगर लगा लेता हूँ, यस करता हूँ, क्या चलो लगानी चाहिए, तो भाई फ्री में लग जाएगी। फाइनेंस चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये दूसरी सोच कर रहा हो। ठीक है। दूसरी सोच क्या कर रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा। पहली सोच क्या की थी कि लगाऊं नहीं लगाऊं, इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। तीसरी सोच वो ये करेगा कि चलो मैं लगा भी देता हूँ, पैसा अरेंज भी कर लेता हूँ, फिर जब बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो अब जिन्होंने पैसा दिया उनको रिटर्न भी होता है ना। आपको पता होगा शेयर होल्डर को हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड, पार्ट ऑफ, है ना, प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो इसका मतलब है शेयर होल्डर भी फ्री में पैसे मुझे नहीं देते, मुझे उसको डिविडेंड देना है। अच्छा अगर बैंक से उधार ले ले, फ्री में देगा, उसे भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पता चला सर चाहे पैसा मैं मालिकों से लूं, चाहे पैसा मैं
लोन वालों से, उधार वालों से, सर मुझे उसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, जिसे मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिसे मैं क्या कहता हूं कि भाई जो कैपिटल मैंने अरेंज किया है इसकी कॉस्ट क्या, ठीक है। तो सर आपका इंटरप्रेन्योर ऐसे सोचे, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी यूं ही सोचना है अकाउंटिंग को कि यार ये काम किया जाए या ना किया जाए, किया जाए तो फायदे में नुकसान में, ऐसे सोचना है आप, ठीक है सर। बराबर। तो दूसरा डिसीजन, तीसरा डिसीजन ये होगा कि सर मैंने जिनसे पैसा लिया उनको रिटर्न कितना दें, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो गई, प्रॉफिट आना शुरू हो गया, अब मुझे उसमें से डिविडेंड भी देना है और इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना है। सर ये 3 डिसीजन आ गए, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन पे ही आपका कोर्स डिजाइन है, जिसका एक पार्ट आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे और 2 पार्ट आप पढ़ेंगे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके बाद आप पेपर होगा, सही है। तो आपको पहले तो मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि आईसीएम ने इस कोर्स को कैसे अरेंज किया। सर पहला पार्ट आपको यहाँ पढ़ाएगा, ठीक है, जिसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मिक्स करके डाला है। और अगला पार्ट जो पूरा मैं जिसको मैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कह रहा हूँ, डिविडेंड डिसीजन कह रहा हूँ और फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन, ये तीनों को डिटेल में डिस्कस करेगा अगले हिस्से। यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिंग डिसीजन मौजूद है जिसको हम इन्वेस्टमेंट कैपिटल अप्रेजल कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का नाम बार बार आपने सुना होगा, वो यहाँ पर एक्सटेंसिव लेवल पर मौजूद है, ठीक है। वो यहाँ पर इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो पहली बात समझ में आ गई कि सर हमने इस पेपर को एज अ अकाउंटेंट नहीं बल्कि एज ए एंटरप्रेन्योर पढ़ना है। अब सर अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं कि आपका एंटरप्रेन्योर और अकाउंटेंट कैसे काम करता है, मैं अकाउंटेंट पे आता हूं क्योंकि अकाउंटिंग आप पढ़ के आ रहे हो ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सर अकाउंटेंट का सेकेंडरी रोल परफॉर्म कर, सर सेकेंडरी रोल क्यों, मुझे ईमानदारी से बताओ। अगर अगर आपके एंटरप्रेन्योर ने, बॉस ने अगर नई फैक्ट्री का लगाने का डिसीजन ना लिया होता तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती? भाई जब फैक्ट्री नहीं है तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है तो अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड करेगा। इसलिए आपका अकाउंटेंट कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी रोल परफॉर्म कर रहा है। पहली बात, मैनेज बिजनेस रिकॉर्ड्स, आप जानते हैं यही कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली। और प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोवाइड करेगा बिजनेस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में सारी डिटेल। ये सारे काम कौन करेगा? इंटरप्रेन्योर को सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। इंटरप्रेन्योर ने वहां सोचना है इन्वेस्टमेंट करूं और फाइनेंस कहां से लेकर आऊं। फाइनेंस लाने के लिए मेरे पास 2 बड़े सोर्सेज हैं, एक क्या है सर, इक्विटी, और दूसरा क्या है सर, उधार। ये देखो, इक्विटी वालों का मतलब शेयर होल्डर पैसा देगा, है ना, और डेट का मतलब बैंक वाले उधार देंगे। ये वर्ड तो आप नोन है ना आपके लिए, ये वर्ड सुने हैं ना आप लोग, ठीक है। बैंक डिबेंचर देता, कंपनी इशू करती है, ठीक है, पैसा उधार लेती, उस पर मैं डिटेल में बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अभी इतना पता है कि एक पैसा मालिकों से ले सकता हूँ और एक पैसा उधार, और उधार बैंक से लूं, कंपनी लोन नोट्स इशू करे, कंपनी डिबेंचर इशू करे, वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी जनरल में बातें कर रहे हैं कि पैसा आएगा कहां से। सर इन 2 सोर्सेज से पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करता रहूं, पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कई चीज की करूंगा। इसलिए पहले फाइनेंसिंग डिसीजन होना जरूरी है कि पैसा अरेंज कहां से होगा। जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो सर क्यों करोगे, या तो कोई नया बिजनेस आइडिया तुम्हारे जहन में आया होगा, या अपने बिजनेस को क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं जिसमें अकाउंटेंट उठ के बॉस के पास आया है, वो कौन सा वाला केस है ना, क्योंकि उसने एग्जिस्टिंगली वो बिजनेस कर रहा है, सिर्फ उसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक होगी बात। या फिर अगर कोई प्रोडक्शन आप पहले से कर रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मर्जर एंड एक्विजिशन, एसएफएम में डिटेल में इसकी अकाउंटिंग मौजूद है। हाँ, थ्योरेटिकली आपने बेसिक स्ट्रक्चर इसका पढ़ा हुआ होगा, लेकिन इसकी पूरी अकाउंटिंग कैसे होती है, पूरा सब कुछ इंशाल्लाह आप, अल्लाह ने चाहा, ये पेपर पास करने के बाद जब आप एसएफएम में बैठे होंगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये मर्जर एक्विजिशन होता क्या है। आसान लफ्जों में याद रखो, मैं आपको रियल एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जैज ने किसको खरीदा, वारिद, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन, ठीक है। तो सर यहाँ पर उसने कंपनी को ही खरीद लिया, ठीक है। तो यूं भी तो, ये भी तो मेरा डिसीजन है ना कि मैं दूसरी कंपनी को खरीदूं या ना खरीदूं, ठीक है, ये भी तो मेरा डिसीजन है कि मैं खरीद के जैज नहीं करा, उसको वारिद ही रहने दिया। हाँ, लेकिन काम सारा वो जैज के नाम से करा, लेकिन सिम जो यूज हो रही है वारिद लिखा हुआ आ रहा है, वो उन्होंने उसको अपना एज अ प्रोडक्ट बना लिया,
कि वारिस मेरी प्रोडक्ट न्यू मार्केट में इंटर होना है या नहीं। क्या मतलब सर, मैं भी सिर्फ एशिया में अपना माल बेचता हूँ, अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि क्या मैं अपना माल यूरोप में भी भेजना शुरू करूं या नहीं करूं। जाहिर सी बात है, जब मैं डिसीजन दूंगा तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए होगा, फाइनेंस। तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटर है। तो आपका कोर्स भी ऐसे ही डिजाइन हुआ है कि जिसकी बिना पर आप इस पूरे कोर्स को ऐसा ही तोड़ा आईसीएम ने। पहले मैं आपको यही चीज समझाने जा रहा हूँ कि कोर्स किस बेस पे तोड़ा है, आपने किस अप्रोच से पढ़ना है। आपने अकाउंटेंट वाला सोच नहीं रखना, आपने बड़ी सोच रखनी है, डिसीजन मेकर बनना है। बात समझ में आई? तो अपने पास लिखना शुरू करो और सबसे पहले लिखो, ठीक है, कि हम सर इस सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेडिंग डाल दें अपने पास, ठीक है। और अपने पास अप्रोच लिखने के सर मुझे, ताकि याद रहे कि सर मुझे इसको पढ़ना है एज अ एंटरप्रेन्योर पढ़ना है, एज अ इन्वेस्टर पढ़ना है, एज अ डिसीजन मेकर इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। यहां तक अगर कोई बात क्लियर नहीं तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लें आप पहले, जब तक आगे लिख भी सकते हैं। अच्छा, जितने ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, आज तो पहली क्लास थी, ठीक है, आप ऑनलाइन बैठ गए, लेकिन कोशिश करें जो आउट ऑफ सिटी नहीं है वो बच्चे क्लास में आके बैठे, ताकि अच्छा इंटरेक्शन हो और हम मजीद डिटेल में पढ़ा सकें। सर वैसे ये ऑनलाइन तो कंटिन्यू रहेगी ना? हाँ, कंटिन्यू रहे। ठीक है, ठीक। सर मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चले, इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है एज अ इंटरप्रेन्योर। तो सर फिर इंटरप्रेन्योर के ये काम है और अकाउंटेंट के ये काम, ताकि आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाए कि भाई हम पहले कैसे पढ़ते थे और अब हमें क्या पढ़ते हैं। डन। ठीक, यहाँ तक कोई सवाल है आपके जहनों में तो पूछ लें। ठीक है, हमने अप्रोच समझ ली सर, इस पेपर को हमने पढ़ना कैसे, पहले दिन इंशाल्लाह हमारा जहन खुल जाएगा कि हमने सर पढ़ना क्या है। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं आपके पेपर के कोर्स स्ट्रक्चर पे, कि एग्जामिनर ने आपका पेपर डिजाइन कैसे किया सर। यानी कि यूं समझ लें आपका सिलेबस क्या होगा। तो आपके सिलेबस को हमने 6 हिस्सों में तोड़ दिया सर यहाँ पे। अब देखें सबसे ऊपर उसने क्या रखा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर ये आपके पेपर का कम से कम 30% होता है।
लिखता तो वो 20% है इसको, लेकिन इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये 30% आपके कोर्स का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ना है। जो मैं आपसे कह रहा था ना, 3 डिसीजन है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। तो ये जो पहला डिसीजन है, अभी लिखे नहीं, ये जो पहला डिसीजन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पढ़ोगे, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन इंशाल्लाह एसएफएम में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसका बेसिक वर्जन आप एफसीएम में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। बेसिक कॉस्ट एमसीक्यू जिसको आपने वेरिएंसेस पढ़े थे, मटेरियल लेबर वगैरह के, सही है। इसका इंशाल्लाह एडवांस वेरिएंसेस, मिक्स वगैरह, यील्ड के वेरिएंसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस होगा, ठीक है। उसी को बेसिक वो होगी, उसके बाद एडवांस वेरिएंसेस हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। ये भी आपके कोर्स का 15% तकरीबन है। फिर आ जाए आपकी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग टेक्निक, अगेन 15% पेपर में आ ही जाता है, सही है। कॉस्ट एनालिसिस है सर, ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह आपने पढ़े में, उसका बेसिक पढ़ा हुआ यहाँ पे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपके कोर्स का एक और बड़ा पार्ट 20% तक भी पूछता है इससे, यानी कि आपका पेपर हो गया अगर ये 2 एरिया आप पक्के कर लें, 1 और 1 2, वैसे तो इंशाल्लाह सारे पक्के करने, लेकिन मैं आपको एक कहता है ना, स्टूडेंट पूछता है सर 2 लाइनों में कोर्स बता दो, तो 2 लाइनों में कोर्स, ठीक है। अप्रेजल, क्योंकि हमारे वाले शॉर्टकट के बहुत खुश होते हैं, क्या करें, अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो लास्ट में जब हमने पढ़ाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बैच हो चुके हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ये तीसरा बैच होगा आपका। तो सर जो प्रैक्टिस हमने करवाई थी एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, यकीन जानिए एक स्टूडेंट हमारे यानी तो कह रहा सर उसमें से सवाल लगेगा, तो कुछ नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी रट्टेबाजी की बात नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाओ, वहां पे कुछ भी आ जाए, सही है। अब वो टाइम चला कि बोर्ड पे बोर्ड भरे और चीजें आती ना हो, हाँ सर मुझे बता दें एनपीवी के सवाल कैसे होंगे, रटे लगा के चले गए, नहीं भाई, वहां पे तो एमसीक्यूज आ रहा है, 60% पेपर पास होगा एमसीक्यूज पे, तो रट्टा लगा के भी चला गया तो क्या करेगा, 60% गलत करेगा, 40% पास करेगा क्या, नहीं। हाँ अगर 60% पक्का हो गया और 40% में 10% मार्क भी ले लिए, तो 70% पे पास हो जाओगे, सही है। तो अपनी अप्रोच सही करो। ऐसे में के बच्चे के साथ यही मसला है, वो रट्टाफिकेशन पे पड़ा हुआ है, इसको ठीक करें, सही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया 20% यहाँ। मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक्स, ये डिफरेंट छोटी छोटी मार्जिनल कॉस्टिंग और ये सब एबीसी वगैरह इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे, तो सर ये भी पार्ट है, लेकिन जो 2 लाइनें हैं सर ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका कोर्स होगा इंशाल्लाह। सारे 6 के 6 कंटेंट्स को हमने कंप्लीट करना है, कॉपी करना है। हाँ वो भाई बहुत जरूरी है, इस पे बच्चा होता है, आपने बताया नहीं हमारा कोर्स में क्या क्या
जी ऑनलाइन डन, आगे बढ़े। जी सर। चले, अच्छा जी, रिसोर्सेज हम यूज करेंगे आपके इस पेपर के लिए इंशाल्लाह। क्लास हैंडआउट्स आपके पास होंगे, वो आपने यूज करने। इसके अलावा पास्ट पेपर्स हम इंशाल्लाह करेंगे क्लास में, ठीक है। क्योंकि आईसीएमए को देखो पास करने का, अगर मुझसे आप बोलो ना सर आईसीएमए बता दें 2 लाइनों में कैसे पास होगा, तो मैं 2 लाइनें बताने जा रहा हूँ। ये ले, कोर्स कवरेज 100%। 100% का मतलब ये नहीं कि उसकी लाइन हम करके वो, बस इतना करके जाए कि कोई एरिया से अगर सवाल आ जाए तो मुझे पता हो कि इसमें है क्या, बस। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इंसान 100 का पूरा कोर्स पक्का करके चले, ऐसा तो होगा तो फिर फेल होने का चांस ही खत्म हो गया। हाँ, अगर इतना पता होना चाहिए कि सर पूरे कोर्स में क्या चीज एग्जामिनर कहाँ से पूछ रहा है। क्योंकि आपका आईसीएमए का, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं खुद पेपर की रिव्यू करता रहा हूँ, मैं आपको इतना बता दूं कि आपका एग्जामिनर जो है ना 100 में से 80% पेपर नॉर्मल बनाता है। 20% पेपर में वो आपकी कवरेज चेक करता है पेपर की, कि स्टूडेंट ने कवर किया है पूरा पेपर या नहीं, बस वही पकड़ लेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए सर कोर्स कवरेज जरूरी है, और पास होना नहीं चाहिए। ये मैं बहुत दिल भरा करके लिख रहा हूँ। पास पेपर्स की बेस पे कोई अगर पेपर पास करके आ रहा है सर, मजा नहीं है उसको। एक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, कोई बीकॉम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ एग्जाम ऐसे आ गए कि जिसके बाद इस पे ईमान आ गया लोगों का कि नहीं भाई पास पेपर जरूर करके जाते। तो मैंने इससे 2 लाइनों में लिख दिया भाई, कोर्स कवर होना चाहिए, पास पेपर सॉल्व होने चाहिए, आपका पेपर कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। चले, उसके अलावा अगर बुक आप मुझसे पूछेंगे सर, मशहूर जमाना किताब है कॉलिन ड्यूरी, ये आप ले लीजिएगा। अगर आपको थ्योरेटिकल मटेरियल पढ़ना है, और बिल्कुल पढ़ना है, मैं आपको अगर बताऊं आपके पेपर में 50% अगर थ्योरी आएगी तो ये बात गलत नहीं है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी। मैं इसके बाद पेपर डिस्कस करूंगा, पेपर स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कितनी थ्योरी आ रही है। इतनी थ्योरी पूछ रहा है। अभी मैंने क्या कहा था, हम लोग कौन है, वही रट्टे वाले लोग करके जाएंगे, भर के जाएंगे रजिस्टर। और मैंने आपको क्लास शुरू करते ही बोला अप्रोच क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकर, एंटरप्रेन्योर, है ना। नहीं सर, रट्टे नहीं लगाना। थ्योरी को तरीके से, असल में इसकी थ्योरी भी टेक्निकल थ्योरी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप प्रेजेंट के सवाल आते हैं, आपको एनपीवी कैलकुलेट करवाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो आगे पॉजिटिव। अब वो आपसे बोलेगा बताओ ये क्यों पॉजिटिव आई, इसके कौन से फैक्टर तब्दील हो जाए तो फिर नेगेटिव हो जाएगी, बताओ इसकी बेस पे मैं डिसीजन लूं या नहीं लूं, इसके फायदे क्या है इसके। भाई अब बंदा बोलेगा यार मैं तो सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करना सीख रही, मैं तो हैंड आउट सॉल्व करके आया था भर के, है भाई। नहीं सर, अब हमारी बॉडी ने अपने आप को चेंज किया, इस पर कोई शक नहीं है, आईसीएमआर ने बहुत इंप्रूव किया है, और वाकई अब पेपर टेक्निकल बेस्ड पेपर है। तो आप जो है वो जिन्होंने एमए दिया और लास्ट जो मेरे स्टूडेंट ने दिया उन्होंने बताया मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर थ्योरी को छोड़ना नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको कॉलिन थ्योरी बता रहे हैं, इसकी फोटो कॉपी ले लीजिएगा, असल किताब महंगी। चले, इसको लिख लें अपने पास, ताकि आपको पता हो कि हमने क्या क्या यूज करना है। डन सर। ओके, चले सर, अब पढ़ने जा रहे हैं सर, हमारा पेपर कैसे आएगा ये तो बता दें। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है सर, हमारे जहनों में बैठे हैं, पहले क्लास में क्लियर होने चाहिए। चले, आपके पास सर 100 मार्क का पेपर होना है, 3 घंटा अलाउ होना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलने वाला नहीं। पहले होता था एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम, हाँ खत्म कर दिया। पासिंग अगेन वही जो आईसीएमआर का स्टैंडर्ड है 50%,
ठीक है सर। आपके पास दो तरह के सेक्शन होंगे आपके पेपर में, एक होगा एमसीक्यूज का पार्ट और एक होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर कोई फिक्स नंबर ऑफ एमसीक्यूज मौजूद नहीं है, कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 30 एमसीक्यूज भी पूछे हैं उसने आपसे। लास्ट टाइम पूछे 26 एमसीक्यूज। ठीक है, हाँ, एक दो टाइम पहले से मुझे याद आ रहा है, मैंने पेपर रिव्यू किया था तो 26 एमसीक्यूज पूछे हुए थे, बकिया 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे डिफरेंट मार्क्स। सर इसके मार्क्स भी जाहिर सी बात है, जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेंगे, मार्क्स भी वेरी करेंगे। ठीक है, तो सर कभी 60 मार्क कवर कर रहा होगा, कभी 80 मार्क भी कवर कर रहा होगा। मैं इसलिए आप सर्च कर रहा हूँ कि जिसकी टेक्निकल एरियाज पक्के होंगे ना सर, वो ये पेपर आराम से पास करेगा। और जो पुरानी कहावत पे चलेगा, वो लंबे लंबे सवाल सॉल्व करना, भाई आप मुझे बताओ, पेपर देना है ना आपने यार, तो पेपर में ये पूछ ही नहीं रहा तो मैं क्यों करके जाऊंगा। प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसी के चक्कर में पड़े रहना ये गलत है। तो मैं जो आपको एमसीक्यूज दूंगा वो आपने रटने हैं, वही समझो पीने हैं, वो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करेगी। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी सर, तो इंशाल्लाह एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चले, तो ये आपका कोर्स आउटलाइन होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 5 भी आते हैं, 5 से 15 तक आते हैं, 20 से 40 मार्क कवर कर रहा है, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसी है वो बयान करती है कि भाई हम कुछ भी फिक्स नहीं बता सकते। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि आपको दो तरह के सवाल आने वाले हैं, एक एमसीक्यूज होगा और एक डिस्क्रिप्टिव होगा। सही है, उसमें आपको इस पे केस नहीं कर सकते कि जैसे एसीसी है, एसीसी ने फिक्स किया हुआ अपने आप कि भाई इतना परसेंट मेरा एमसीक्यूज आएगा, ये मेरा डिटेल आएगी। इसने आईसीएम ने मार्जिन रखा है, तो हम भी इसलिए आपको वही बता रहे हैं जो आईसीएम बता रहे हैं पॉलिसी के हिसाब से, किसी एक चक्कर में ना रहिए। एमटीक्यूज आप इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लेके चले जाते हैं, असल में आईसीएम में एमटीक्यूज की टर्म यूज नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए वो आप यूं समझिए कि वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एमटीक्यूज ही होंगे, डिटेल क्वेश्चन होंगे। जी मैनेजरियल में नहीं है, उसने वहां पे खुला छोड़ा। चलिए, जिसको कॉपी कर लें, ये आपके पेपर की डिटेल हो गई, आपकी रूह को तसल्ली मिल गया कि कोर्स आउटलाइन भी पता लग गया, पेपर वही पता लग गया, और पढ़ना कैसे मैंने ये भी बता दिया। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, टाइम लगाओ, पेपर पास करना कोई बड़ी केस नहीं है। ठीक है, जिधर हमारी इंटेंशन नेगेटिव हो जाएंगी, हम पेपर पास नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। सर वैसे डेज डिसाइड हुए क्लास के? बेटा अभी तो कुछ भी डिजाइन नहीं, मेरा तो पहला शेड्यूल पैक चल रहा है। मैं अभी इनसे भी यही कह रहा था कि आज की क्लास बड़ी मुश्किलों से एक लगी है। सर आपको इंशाल्लाह कल शाम तक बता देंगे कि आने वाले वीक में कितनी क्लासेस होंगी और क्या टाइम होगा। मैक्सिमम 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, ये तो मुझे पता ठीक है, है। अभी दिन अवेलेबल है ही नहीं मेरे पास। और हम्म। नंबर ऑफ आवर्स अभी रमजानों में 2 ही रहेंगे, फिर 4 घंटे की भी क्लास होगी। ठीक है, वो फिर आपको हम बताते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि जैसी नीड होगी वैसे हम नंबर ऑफ घंटे क्लास लगाते रहेंगे। सही है, ठीक है, ओके सर। सर अभी तो पेपर है ना हमारे, 2 पेपर में कब है वो सर? इसी टर्म आई थिंक 5 से शुरू, 5 अप्रैल 5 सर, 25 तो हो गई। सही है भाई, जिस वीक में पेपर होगा उस वीक हम ऑफ कर देंगे। सही है, बस पहले से बता दीजिएगा, तो मैं फिर अपनी क्लासेस उसामा को बोल दूंगा, मेरी कहीं और अरेंज कर देगा, आप लोग का ऑफ कर देंगे। सही है, तो सर उसामा को आप अपना बता दीजिएगा जो भी जिसका पेपर हो, फिर हम उसी हिसाब से क्लास कराएंगे। ठीक है सर, जहां तक हो सकता है इंस्टीट्यूट और टीचर दोनों ही फैसिलिटेट करेंगे। देखो इसमें कोई जंग की बात नहीं है, ये दो पार्टीज का रिलेशन है। ठीक है, आपको जितनी सहूलियात तबानी से मिल रही है, जरा जाएं, मैं आईसी में पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए आपसे जितने नखरे आपके यहाँ उठाए जाते हैं, हर थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है हर तरह की। आप अभी तक इंटरटेन होते हैं, आपको पता है। तो ये मजे कहीं और नहीं मिलेंगे, इसको आप पॉजिटिवली यूज करें, इसको नेगेटिविटी ना यूज करें। ठीक है, नेगेटिवली यूज करेंगे आपको भी नुकसान होगा, और हो रहा है, सबको पता है। ठीक है, लेट हो रहा है पेपर, एग्जाम लेट हो रहे हैं, अटेम्प्ट लेट बन रही है, कोर्स कवर नहीं हो रहा टाइम पे,
तो ये सब चीजें भी होंगी। पर मुद्दे की बात यह है कि दो पार्टीज का रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट ने मिल के आपको, हमने हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्वालिफाई दिस पेपर, बस ये हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। तो आपने इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है, हम सारे हुनर आपको सिखा देंगे, ठीक है सर। ये हम बात करें पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ना है। मतलब कभी कभी हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारे जहन में कुछ और चल रहा होता है कि भाई यार पता नहीं कैसे होगा, ये मुश्किल तो नहीं होगा, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। वो शैतानी वसवसे जो है उनको हटा दें, आप पॉजिटिव बनिए, ये है पॉजिटिविटी का मतलब। ठीक है सर, चल तो सर अब मैं फिर कह रहा हूँ, इस कोर्स को अगर डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन से पढ़ाना हो ना सर, तो मुझे यूं समझो कि 50 घंटे में कोर्स में खत्म करा दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि आप मेरे बॉडी के स्टूडेंट है, मैं इसी से भरपूर पढ़ाता हूँ। आईसीएमए ने बुलाया, वहाँ पे हेड ऑफिस में पढ़ा रहे हैं, तो मैं आईसीएमए के अंदर भी वही किताबें अपनी पढ़ाता हूँ जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जो मेरे अपनी किड्स भी हैं, मैंने उनको भी वही दिए जो एसीसी को। हालांकि आईसीएमए ने नंबर ऑफ आवर्स कम दिए हैं, सबको पता है बात। यहाँ पर एसीसी ने ज्यादा घंटे दिए। यकीन जानिए, ईमानदारी, आप मेरे जितने भी सेक्शन जाके पूछे कि सर अहमद की किट है, तो आपको दिखाएंगे किट, वही किट जो मैं यहाँ देता हूँ वहां दी। सबको बराबर पढ़ा रहे हैं इसी नियत के साथ कि नहीं ये हमारी बॉडी है, ये ज्यादा मुस्तहिक है इस चीज। तो एक बंदा जब डिफरेंट क्वालिफिकेशन पढ़ाता है ना, तो उसको पता होता है हर क्वालिफिकेशन का टेस्ट, यार इस क्वालिफिकेशन में ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। मैं आपको बता दूं, आपके कोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जिस लेवल में पढ़ाया जाता है वो अच्छा नहीं, साफ सी बात। एग्जामिनर का लेवल बहुत ऊपर है, पढ़ाने का लेवल बहुत अच्छा। फेल होने का रीजन ही सबसे बड़ा है। हमारा कोर्स बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर्ड नहीं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब प्रॉपर अलाइन नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, फिर फाइनेंस जब अरेंज हो जाएगा तो मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, डिसीजन पहले ले लूंगा। इन्वेस्टिंग डिसीजन हो जाएगा, ऐसी बात है। इन्वेस्टिंग डिसीजन होगा तो पैसा चाहिए होगा ना। तो मैं एक छोटी सी लॉजिक समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एसीसी आपको यूं पढ़ाता है पूरा अलाइन करके कि भाई देखो, पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन सीख लो, फिर इसके लिए पैसा कहां से लाओगे वो सीख लो, और फिर इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे वो सीख लो। 3 डिसीजन, ठीक है। उसका आप पेपर उठाएंगे, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम है उसको, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे भी डिफरेंट जगहों पर। उसके अंदर बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, तो वहां की जो पॉजिटिव चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ, ताकि हमारे बच्चों को भी वो आए जो वहाँ आईसीसी पढ़ाता है अपने बच्चे। ठीक है सर, चले। तो अब एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने, और यकीन माने पूरी आपके कोर्स को एक्सप्लेन करने जा रही है, यहाँ तक कि आपके अगला पेपर भी एक्सप्लेन करेगी। क्या कह रहा है ये? मनी इन, क्या कह रहा है? मनी इन कहां से होगी, अभी बताया दो रास्ते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट, और या तो उधार लेंगे या मालिकों से पैसा पकड़ेंगे। अब डिटेल में अभी भी नहीं जा रहे कि उधार की क्या क्या सूरतें हैं और इक्विटी की क्या क्या टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर और ये सारी कहानियां आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ के आए। मैं भी उसकी डिटेल में जा रहा हूं, मैं आसान समझा रहा हूँ। इसकी बात अभी आए, अभी आए। अब चलो मैं ऐड कर देता हूँ, आपने मुझे छेड़। सर भाई ये कह रहे हैं, मैं बता, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेट सपोज मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, कितने नहीं बना बना के आदत बनती है। 5 लाख रुपए चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है सर, नीड ऑफ फाइनेंस, ये कैपिटल चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है सिर्फ ये एक ही जगह से आते, मैंने कुछ उधार पकड़ लिया, कुछ मैंने शेयर होल्डर से पकड़ लिया, और कुछ मेरे पास अपनी सेविंग थी। तो आपका नाम क्या है? वासिफ ने एक बात बोली है, सर ये सेविंग क्यों यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचा है, यही सोचना आपने इस पेपर में। मैंने जैसे आपसे कहा था कि सर आपने एज एंटरप्रेन्योर सोचना है। हाँ सर मेरे पास सेविंग पड़ी है, मुझे ना उधार चाहिए ना शेयर होल्डर से पैसा चाहिए, जिसको हम रिजर्व्स कहते हैं अकाउंटिंग की दुनिया में, क्या कहते हैं, है ना, रिटेन अर्निंग वगैरह सब। तो क्या यहाँ से भी पैसा इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सर आपने ना अभी डेट की कॉस्ट बताई थी, तो इंटरेस्ट होती है डेट की कॉस्ट, क्या ख्याल है? और इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है? डिविडेंड, ऐसा ही है। आपने कहा कि अगर उधार लूंगा तो सूद पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर मालिकों से लूंगा तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा ही। सर अगर मैं अपना ही पैसा इस्तेमाल करूंगा क्या इसकी कोई कॉस्ट होगी? सब रिस्क होगा जी। कोई कहना चाह रहा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जो आपने दूसरी चीजों पे लगानी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल, जिया ने बड़ी अच्छी बात की, कह रहा सर ये पे करनी पड़ेगी आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। खुद सोचो, अगर ये पैसा तो तुम्हारे पास सेफ पड़ा हुआ है,
इसको तुम इन्वेस्ट ना करते कहीं और लगा देते, वहां से कमा लेते। तो चूंकि ये पैसा इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगेगा, तो सर इसकी कॉस्ट भी है, और वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि ये पैसा मैं अगर कहीं और इंजेक्ट करता, कहीं और डिप्लॉय करता, तो वहां से मैं रिटर्न कमा लेता। वो छोड़ेगा, छुटेगा अगर यहाँ इन्वेस्ट करो। पैसा में आगे तीन सोर्स, सही है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। ये अभी सिर्फ मैं सादा बात कर रहा हूं। पैसा इन हो गया सर मार्केट में, फाइनेंस अरेंज हो गया, कहाँ पे, कंपनी में। अब कंपनी करेगी क्या, जाहिर सी बात है, कंपनी में पैसा लगा देना, कंपनी खड़ा तो हो जाएगी, लेकिन कंपनी चलना शुरू नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना गौर से। तुम्हारे पास गाड़ी खरीदने के पैसे, तुमने कहा रेंट कार का बिजनेस शुरू कर, तुमने जाके 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीदी, खुद ब खुद चलेगी। पहली बात तो यह है कि सर मैंने बिजनेस जो खड़ा किया वो तो कैपिटल नीड था, मुझे उसके पैसा चाहिए था बिजनेस खड़ा करने के लिए, वो थी कैपिटल की रिक्वायरमेंट। लेकिन बिजनेस खड़ा होने के बाद खुद ब खुद नहीं चलेगा, उसको चलाने की भी एक कॉस्ट है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उसमें क्या कहते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए, उसके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, उसकी नीड है। तो वर्किंग कैपिटल से क्या करेंगे भाई, ड्राइवर रखेंगे, उसको तनख्वाह देंगे, फ्यूल वगैरह खर्चे पे करेंगे, रेंट जहां पे गाड़ी खड़ी होगी वहां का रेंट पे करेंगे, इस तरह के 10 खर्चे कंपनी को चलाने के लिए। तो मैं आसान इसलिए कहता हूँ, सुनो, बिजनेस खड़ा करने के लिए जो पैसे चाहिए वो कैपिटल, और बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल, सही है। तो इसीलिए कंपनी के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने, जैसी इन्वेस्टमेंट कर दी तो अब मुझे क्या चाहिए, साथ में वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, ठीक है। और जैसी वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, मैं प्रॉफिट कमाना शुरू करूंगा, तो फिर मुझे किसका डिसीजन करना होगा, डिविडेंड का, कि मुझे कितना रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देना है ना। मजे का देखो, ये है पूरा स्ट्रक्चर। पहला पैसा आया, फाइनेंस आया, कंपनी बनी, कंपनी बनने का वर्किंग कैपिटल चाहिए था, इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल चाहिए था, उसके बाद पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का मूड आ गया, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है सर। तो ये है सर पूरा कोर्स आपका जो मैंने यहाँ बंद किया, इसको भी यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कंपनी तो यहाँ पढ़नी ही पढ़नी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, वर्किंग कैपिटल भी पढ़ना है, अभी कोर्स में लिखवाया मैंने आपको, देखिए आप अपने पास कोर्स आउटलाइन में सब लिखा है मैंने। सिर्फ डिविडेंड आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे ऐसा समझ, ठीक है। ये भी बता रहे आगे क्या पढ़ना है, सही है। चले कॉपी कर लें इसको। मेरी मुराद जो फाइनेंसिंग और 3 डिसीजन है ना, इधर देखो, तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, 1 2 और ये तीसरा, ये 3 डिसीजन पे हमारे तीनों कोर्स खड़े हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएमए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। चल लिख लें इसको। सर जो आप काम कराएंगे स्लाइड शेयर करें, आपको कॉपी करवाएंगे सर, स्लाइड शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि स्लाइड जब शेयर कर देता हमारा बच्चा वैसे ही नीचे आ जाता है, वो खुश हो जाता है, घर पे आके देख लूंगा, वो घर पे आता ही नहीं। हाँ सर इस तरह लिखे होंगे ना तो पक्का हो जाएगा। मैं भी तो लिख रहा हूँ आपके साथ साथ, ये सब क्लास मैंने में बैठता है अल्लाह की कसम मैंने लिखी है सारी, ये कोई जादू तरह से बनी नहीं। कोई बच्चा बच्चा सर आपको तो लिखना नहीं पड़ता है भाई, ये जो बनी है किसने बनाई है। आपके जितने भी दोस्त जो अभी ज्वाइन करेंगे उनको कह देना ये पहली क्लास सुन के लाजमी क्लास में है, ठीक है। हाँ, ये ना कि बगैर सुने आगे आगे बैठेंगे तो कोई भी, अभी मैं नया पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उनको कह देना जो भी आपका दोस्त हो, जो भी नया ज्वाइन करेगा, उसको बोल देना कि भाई सर उसामा से रिकॉर्डिंग लेके सुन की क्लास में बैठे, ताकि उसको मजा आए अगली क्लास में। वरना
वो शक्ल देखता रहेगा। सर मेरे बैच के तो सारे पीछे हैं। अच्छा मेरा नहीं ख्याल है लोग तो सही, जो आप सीआर में तो है। ठीक है। इसमें नहीं। असल में ऐसे थोड़ा आसान लगता है ना अंदर से, तो वो बच्चा जल्दी ड्रॉप नहीं करता। सर इस कोर्स में जो हमारी मेन अप्रोच होगी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। जी जिया दोबारा बोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ सर जो इस कोर्स में हमारी अप्रोच होगी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, 2 डिसीजन इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक सर। अच्छा जी, एरोस आपको समझ में नहीं आ रहे, अब एरोस रेशो में हटा देता हूँ जो काम के नहीं है, ठीक है। चले सर में अच्छे बच्चे ग्रुप में तो 15। जी सर डन। तो अब जरा गौर से देखेंगे आप, तो फाइनेंसिंग के डिसीजन में हमने क्या बात करनी थी कि पैसा कहाँ से आएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और जैसे ही सोर्स लाएंगे उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी। देखो जब कंसेप्चुअली पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक एक चीज खुद ब खुद समझ में आएगी, ठीक है। अब जरा पूरी बात सुनिएगा। आपने कहा कि सर पैसा यहाँ या 3 सोर्सेज से आ सकता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ गया, और हर सोर्स की एक कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर सोर्स की एक, जैसे हमने पढ़ा इंटरेस्ट कॉस्ट है, डिविडेंड कॉस्ट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। फिर तीसरी जा रही कैपिटल स्ट्रक्चर, ये लफ्ज पढ़ा आप लोगों ने पहले की? नहीं पढ़ा, चलो फिर इसमें हम डिटेल में बात कर लेते हैं पहले। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? वापसी किस तरह लौटाना? जी बेटा, वापसी किस तरह लौटाना? वापसी किस तरफ, मतलब कैपिटल वापसी किस तरह लौटाना? किस हवाले, किसकी बात कर रहे हो आप? सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। नहीं नहीं, प्रेजेंट का बढ़िया
सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है। जी मैं दूसरी स्क्रीन लगा रहा हूं। चल अब आ गई। जी जी आ गई। तो सर हम समझने जा रहे हैं वो टर्म जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जरा समझिएगा। लेट सपोज मेरे पास 100 मिलियन रुपीस का टोटल कैपिटल, ठीक है। मेरी पूरी कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है? 100 मिलियन। इसमें से कितना परसेंट पैसा उधार वालों का है और कितना परसेंट पैसा इक्विटी वालों का है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। कि मेरी कंपनी का जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें से कितना परसेंट डेट वालों से लिया हुआ है और कितना परसेंट सही से इक्विटी होल्डर से लिया हुआ है। सर जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसको यूं तोड़ता हूं, मैं कहता हूं कि यार 80 मिलियन ना मैंने इक्विटी वालों से लिया हुआ है, मालिकों से लिया हुआ है। तो सर फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं हटा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 20 मिलियन आपने किससे लिया हुआ है? डेट वालों से लिया हुआ है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली आपको बताता है कि आपका टोटल जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल आपका कितना है सर? 100 मिलियन का, ठीक है। सर बेसिकली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों की डिवीजन बताता है टोटल कैपिटल की। या मतलब यूं समझो कि जब आपने फाइनेंसिंग डिसीजन लिया वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जनरेट करता है, ठीक है। जैसे आपने डिसीजन लिया कि भाई मुझे 80% पैसा मालिकों से लेना है, तो 20% किससे लेना पड़ेगा? उधार वालों से, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशो। क्या कहते हैं इसको हम सर? ठीक है। इक्विटी रेशो। कि आपकी कंपनी में कितना डेट है और कितना इक्विटी है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी रुक जाए वर्का, लिखे अभी समझ लें। अब सर ये तो समझ में आ गया, डेट इक्विटी रेशियो को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं। सेविंग्स की परसेंटेज मैं अभी दो सोर्सेस से बात कर रहा हूँ, सिर्फ डेट और इक्विटी से, ठीक है। इनिशियली स्टार्ट कर हाँ अभी बेसिक बात कर रहे हैं बिल्कुल। हमने सिर्फ दो सोर्सेस को कंसीडर किया समझाने के लिए। अच्छा जी, तो डेट इक्विटी रेशियो। अब ये टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरे जो कैपिटल है टोटल 100 मिलियन रुपीस का, उसका ब्रेकअप बता रहा है कि कितना परसेंट उधार वाला और कितना परसेंट इक्विटी वाला। अब सर बात यह है कि कैपिटल स्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है? दो तरह का। एक को हम कहते हैं गियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं सर? गियर्ड। और एक को हम कहते हैं अनगियर्ड। क्या मतलब गियर्ड और अनगियर्ड? आइए बता, इसको लिखने में फिर स्लाइड हटाऊंगा। आइए बता, बिल्कुल इसको लिखने में हटाऊंगा स्लाइड।
बेटा कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए चुप बैठे हैं। हो गया, चलिए अब हम ये समझने जा रहे हैं कि सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर दो टाइप की जो आपने बताई, इसका क्या मतलब है। कैपिटल स्ट्रक्चर दो तरह के, एक कहा गियर्ड होगा और एक कहा अनगियर्ड होगा, सही है। तो गियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर को याद रखिए, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें डेट भी होगा और इक्विटी भी होगी, यानी कि दो तरफ से पैसा आया हुआ होगा, मालिकों से भी आया हुआ होगा और उधार वालों से भी जनरेट किया हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड डेट इक्विटी, दोनों तरफ से पैसा होगा। तो हम कहेंगे मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर गियर्ड है, उसमें इंटरेस्ट शामिल है, उसमें सूद शामिल है, उसमें डेट शामिल है, उसमें उधार शामिल है। अगर उधार शामिल होगा तो गियर्ड। तो फिर अनगियर्ड क्या हो गया, इसका मतलब है अनगियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ऑल इक्विटी, कोई पैसा किसी से उधार नहीं लिया, सारे का सारा पैसा शेयर होल्डर का है। सो दिस इज कॉल्ड अनगियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। देख लें इसको सर। अब जैसे ये जो अनगियर्ड है इसमें तो सारी इक्विटी आ गई है, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वो तो दो चीजों का रेशो होता है, एक डेट का और एक इक्विटी रेशो होता है, तो फिर ये उसकी डेफिनेशन में कैसे लाया करता है इसकी डेफिनेशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर ही। ये जो अनगियर्ड है, जी जी सर। मैंने अनगियर्ड पे ये नहीं कहा कि हमेशा दो सोर्स, मैंने कहा कि जिस सोर्स से पैसा आ रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि आपके पास जो कैपिटल है वो कहां से आया हुआ है, बस। अगर सही 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 सही, ठीक ठीक। गियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है, और अगर सिर्फ एक ही सोर्स से आया हुआ तो मैं कहूंगा अनगियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक हो गया सर। आज का रोजा पता चल रहा है, रोजा है, कल हम लोगों ने सुकून से गुजारा, डन। सर घर तो लगेगा तो होगा। कल तो यार मौसम भी अच्छा हो गया, अल्लाह के करम, रमजान अच्छे मौसम में आ गया, तो इस बार सर्दी नहीं आई। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी बात पे वापस जा रहा हूँ। चले ठीक है सर, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया सर, क्या क्या समझ में आ गया हमें, यहाँ देख लें, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अब आ जाए आखिरी बात, रिस्क। सर ये रिस्क का मतलब क्या है, भाई देखो रिस्क तो हर जगह मौजूद है, रिस्क को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, रिस्क को आप खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ मिटिगेट कर सकते है ना, डाइवर्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। सर अब किस पे क्या रिस्क है भाई, तुम बताओ, सूद वालों से पैसा लोगे, डेट वालों से, क्या रिस्क है कि भाई इनका पैसा डूब ना जाए, सिंपल रिस्क है। फाइनेंस जिनसे लिया है वो डूब ना जाए, सिंपल रिस्क, ये फाइनेंसिंग रिस्क। इन्वेस्टिंग रिस्क है कि जो पैसा मैं लगा रहा हूं उससे जो रिटर्न कमाना था वो ना कमा पाऊं, ये मेरा इन्वेस्टिंग रिस्क है। तो हर जगह देखो रिस्क नजर आएगा आपको, ये देखो इन्वेस्टिंग में भी रिस्क नजर आ रहा है, इसकी रीजन ये कि जब हम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेंगे, रिस्क अपनी जगह खड़ा रहे, ठीक है सर। फाइनेंसिंग का रिस्क क्या है सर, मैं पैसा जो लिया इनको वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो इन्वेस्टर से मैंने पैसा लिया है, उधार लिया, बैंक वालों से, शेयर होल्डर से मैंने इक्विटी के पैसे लिए, इनको वापस कर पाऊंगा या नहीं, ये रिस्क है। इन्वेस्टमेंट में क्या है, जो पैसा लगा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में डूब ना जाए, रिटर्न मिले ना मिले बने, ठीक है सर, ये हर जगह रिस्क मौजूद। डिविडेंड डिसीजन में भी रिस्क हो सकता है कि हम डिविडेंड पे कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। तो सर रिस्क तो अपनी जगह मौजूद। रिस्क का मतलब क्या है, अनफेवरेबल आउटकम, बस आपके लिए एक ऐसा आउटकम जो आपकी लिहाज से अनफेवरेबल है, ठीक है। तो सर ये है कंप्लीट बात। इस स्लाइड पे कोई इश्यू है तो पहले पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ूँ। अब जब भी आप
एमसीक्यूज में आपसे पूछता है भाई आपका एग्जामिनर, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, आपका एग्जामिनर थ्योरेटिकल वे में भी पूछता है आपसे, बोलता है कि भाई वो पॉइंट्स बता दो। देखो यार एक बात तो डन है, मैं अगर डिसीजंस पे बात करूं तो इंसान डिसीजन हर लम्हे लेता है, एवरी सेकंड इंसान डिसीजन लेता है, आपको पता है? सर क्या मतलब? आपने सुबह उठे, पहला फैसला आपने डिसीजन ले लिया यार क्लास लेने जाना है या नहीं जाना, पहला डिसीजन। फिर दूसरा, पहला बोला यस ठीक है जाना है, तो दूसरा क्या होगा, कब जाना है। तीसरा, क्या पहन के जाना है। चौथा, बाहर निकले तो अब किस रास्ते से जाना है भाई, 3-4 रास्ते जाते हैं इंस्टीट्यूट, है भाई चलो इससे जाना है। यहाँ पहुंच के क्लास में पहुंच गए, क्लास में कहाँ बैठना है, आगे पीछे कहाँ, कुछ बात समझ में आ रही है? तो इंसान अपने हर सेकंड पे डिसीजन ले रहा हूँ, इसलिए हमने कहा आपसे कि इस पेपर को भी डिसीजन मेकर के तौर पर पढ़ना है। सर जब भी आप डिसीजन, कोई सा भी डिसीजन लेंगे, 3 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है, 3 पॉइंट्स। सर क्या कह रहा है, कंट्रोल रिसोर्सेज टू इंश्योर एफिशिएंट इफेक्टिव यूज। जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो रिसोर्सेज होंगे ना, पैसा होगा, फाइनेंस होगा। रिसोर्सेज का मतलब एसेट्स, आप जानते हैं माशाल्लाह फाइनेंशियल अकाउंटिंग दबा के पढ़ गया, पास ईयर भी सॉल्व किया है। सर रिसोर्सेज जो इन्वेस्टमेंट है वो आप जब यूज करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। सर ये क्या होता है इफिशिएंटली और इफेक्टिव, अभी इसके बाद बताऊं। और तीसरा वर्ड होता है इकोनॉमिकली इस्तेमाल, ठीक है। ट्रिपल ई इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिपल ई का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर कंसीडर आगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या मतलब है कि भैया अपनी कंपनी के इकोनॉमिक हालात देख के डिसीजन लेना। लेट सपोज आपकी कंपनी में पहली बहुत उधार और आप एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो ये वाइबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिसीजन तो लो, लेकिन यार आप अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन तो देखो कंपनी की क्या है। तो इसलिए इन्वायरमेंट को देखना, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अपनी कंपनी की, जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपके एग्जिस्टिंग हालात कैसे। फिर तीसरा, रिस्क को कंसीडर करो। रिस्क को आप निगलेक्ट, अभी मैंने कहा था पोटेंशियल रिस्क, दोनों रिस्क को। सर ये क्या फर्क होता है रिस्क और पोटेंशियल? रिस्क का मतलब वो रिस्क जो आपके सामने अडोरेबल है, इजीली टू अंडरस्टैंड है कि ये है अभी रिस्क। और पोटेंशियल रिस्क का मतलब ऐसे रिस्क जो फ्यूचर में आने वाले, अगर डिसीजन लूंगा तो ये रिस्क भी खड़े हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल रिस्क। दोनों को देखना है, एग्जिस्टिंग रिस्क को भी देखना है और पोटेंशियल रिस्क को भी। तो ये 3 पॉइंट्स थ्योरेटिकली भी पूछे आपसे एग्जामिनर ने, इनको याद रखें कि जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे इन 3 पॉइंट्स को हमेशा अपने जहनों में बिठाएं। लिख लें इसको। सिर्फ पोटेंशियल रिस्क की एग्जांपल देके बताइए। डिविडेंड, डिविडेंड पोटेंशियल रिस्क क्या मतलब सर, अगर मैं बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर दूंगा तो पहले डिविडेंड पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फ्यूचर बेस्ड। सही। चला पाऊंगा नहीं पाऊंगा, है भाई।
वर्किंग उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ये सब पोटेंशियल रिस्क। सर पोटेंशियल अपनी पोटेंशियल की बात होती नहीं, पोटेंशियल का मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड। अच्छा भाई पूछ लिया करो हाँ, जो चीज के लिए आपने पोटेंशियल इन्वेस्टर पढ़ा होगा, पोटेंशियल शेयर होल्डर, ऐसा शेयर होल्डर जो भी मेरा शेयर होल्डर है नहीं बन सकता है, है। सही 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 फ्यूचर में अकर हो सकता है। सही। लोन, लोन पोटेंशियल रिस्क नहीं है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो रीपेमेंट उसकी, और लोन की रीपेमेंट जो है वो पोटेंशियल रिस्क हो सकती है। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है, आगे बढ़ू Yes, sir. जी। ऑनलाइन सारा आपको क्लियर है? चले, ओके सर। सर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और पॉइंट हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, तो वो उसी सूरत में स्टार्ट हो जाएगा। मैं जरा इस पूरे कोर्स की आपको बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूँ। ये जो हम पढ़ रहे हैं चीजें, आप सोच रहे होंगे सर ये अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हम आगे नहीं पढ़ेंगे? नहीं, आगे पढ़ना है, लेकिन अभी आपका पूरा माइंड मेकअप किया जा रहा है कि सर इस कोर्स को किस थीम के साथ पढ़ना है, इस कोर्स में है क्या, मुझे करना क्या है इसमें, ये सब बता रहे हैं आप। ठीक है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जानते हैं कि कंपनी का सबसे पहले एक ओवरऑल मिशन जो है ना वो सेट हो जाता है कि वेयर कंपनी वांट टू बी देयर, कंपनी कहाँ पहुंचना चाहती है, उसका डेस्टिनेशन, ओवरऑल मिशन। उस ओवरऑल मिशन को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं सर? छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, और याद रखो उन गोल्स के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव सेट होगा, जो टारगेट सेट होगा, सुनना जरा, इसका मतलब तो यह है कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हाउ टू अचीव दिस, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हाउ टू अचीव दिस। ठीक है, मैं अगर आपको वो जो फैक्ट्री वाली एग्जांपल दी थी उसको फिट करके दिखाता हूँ। यहाँ हमारी डेस्टिनेशन क्या थी? सेकंड फैक्ट्री, यही है। और सेकंड फैक्ट्री के लिए सर आपके जहन में आया, अच्छा भाई तो पैसा चाहिए, उसके लिए आपने छोटे छोटे गोल्स में उसको तोड़ दिया कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना मैं यहाँ से ले आऊंगा फाइनेंस डेट से, इतना मैं इक्विटी से, इतनी मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये आपने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। अगला आपका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के हवाले से 2 मिनट के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आपको पैसा अरेंज करना है, आप क्या पॉइंट्स देखेंगे पैसा अरेंज करते वक्त? 2 से 3 पॉइंट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बस। हाँ, सर पहले इंटरेस्ट रेट देखेंगे डेट पे, यानी कि उसकी कॉस्ट देखेंगे, आप यूं कहना चाहते हैं। वेरी गुड सर, जो मैं पैसा लेकर आ रहा हूँ, चूंकि ये बात तो आप प्रूव कर चुके हैं कि पैसा किसी से भी लो उसकी एक कॉस्ट, उसकी एक कॉस्ट। सर पोटेंशियल रिस्क देखेंगे। ठीक है, कह रहे सर कॉस्ट देखेंगे और रिस्क देखेंगे, वेरी गुड। और भाई और भी तो कंट्रीब्यूट करें, क्लास में जरा जाग के बैठे। सर इसकी एज देखेंगे मतलब कितना मुझे लेना चाहिए डेट से, तो कितना इक्विटी से। बिल्कुल क्योंकि सर इक्विटी जब इशू करेंगे शेयर तो एज अ क्या नाम है प्रोपेंशिप आ जाए, एज अ इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे। एज अ शेयर होल्डर आ जाए। लेकिन इंटरेस्ट में ये रिस्क नहीं होगा कि हम नहीं इक्विटी किसी को दे रहे हैं। चले सर, मेरे ख्याल है कोई पार्टी भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने रोजे में या कुछ बोलने की। चले कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ लेते हैं, हम तो चुप बैठे हैं 2 घंटे से। अच्छा जी, अब याद रखें जब भी आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको 2-3 चीजों को लाजमी देखना है, जिसमें इन्होंने एक बिल्कुल सही बोली सर, कॉस्ट देखनी है, कितना इंटरेस्ट है, कितना डिविडेंड मांग रहे हैं भाई हम बात, क्योंकि फ्यूचर में पे भी तो करना है।
तो कैसे पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट को देखना है। सर मुझे अपने गोल्स को तोड़ तो दिया, गोल्स को सेट करते वक्त ऑब्जेक्टिव सेट होंगे मेरे, तो उन ऑब्जेक्टिव को सेट करते हुए तमाम इन चीजों को देखना है कि यार मेरा कोई रिस्क तो नहीं है, कोई कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये मैं स्ट्रेटेजी के तहत कर रहा हूँ। फिर मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि अच्छा भाई इतना यहाँ से लूंगा, इतना यहाँ से लूंगा, इतना पैसा यूं अरेंज करूंगा, इतनी कॉस्ट पे लूंगा। तो ये सब चीजें कहाँ से आप बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के तहत बात। स्ट्रेटेजीज बनाएंगे क्योंकि मुझे एट लास्ट पहुंचना कहाँ है, इस तक, मुझे अपनी सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। मिशन सेट हुआ, उस मिशन को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ दिया, उस गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना दिए, उन ऑब्जेक्टिव को जैसे अचीव करूंगा गोल अचीव हो जाएंगे। जब गोल अचीव हो जाएंगे तो सारे गोल अचीव हो जाएंगे, तो अपने मिशन को अचीव कर अपने टारगेट को अचीव कर दूंगा, ठीक है। तो सर अब कैसे करूंगा ये सारे काम, उसके लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी, ठीक है। अब याद रखें कंपनी के दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई भी कंपनी उसके दो बड़े ऑब्जेक्टिव होंगे, एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और एक कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब, देखो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव जिससे कंपनी को फाइनेंशियली बेनिफिट हो, कंपनी वो अचीव करना चाहती है, जैसे कि प्रॉफिट, रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस पढ़ के आया ना, ठीक है, हाँ, अर्निंग पर शेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे एक बात बताओ, कंपनी बनाई किसने, शेयर होल्डर्स ने, जिनको हम प्रोमोटर्स भी कहते हैं, जो कंपनी बनाने वाले लोग। तो कंपनी जो चल रही है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फर्म का तो सर प्रॉफिट ही होता है, टू मेक प्रॉफिट, है ना। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, हम एनपीओ की बात नहीं कर रहे, हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू अर्न प्रॉफिट, ऐसे ही। अब आप पूछो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों है ये ऑब्जेक्टिव, क्यों है प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर मिलेगा आपको, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। याद रखें हर कंपनी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, मुझे एक बात बताओ, एक शेयर होल्डर है वो क्या क्या लेता है कंपनी से, बताओ जरा। आपसे पूछो अगर एक शेयर होल्डर है वो कंपनी से क्या क्या लेता है, तो आपका क्या आंसर होगा, वेरी गुड सर, एक तो डिविडेंड लेता है, एक क्या लेता है, डिविडेंड। सर दूसरा याद रखना, एक शेयर होल्डर अपनी कंपनी से कैपिटल गेन लेता है, क्या लेता है, डिविडेंड शॉर्ट टर्म रिटर्न है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म रिटर्न। सर एक अपना शेयर होल्डर अपनी कंपनी से डिविडेंड वसूल करता है, और दूसरा अपने उस, देखो जो शेयर होल्डर का मतलब क्या, शेयर होल्ड करता है, उस शेयर में दो फायदे हैं, एक तो डिविडेंड मिलता है उसको, और दूसरा उस शेयर की वैल्यू अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है तो मुझे क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुझे, कैपिटल गेन। तो सर ये दो चीजें आपका शेयर होल्डर आपसे एक्सपेक्ट करता। अब सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के डिविडेंड और उसके कैपिटल गेन्स को बढ़ाए ताकि उसकी वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो, बढ़े उसकी वेल्थ। भाई आसान सी बात है, आपकी कंपनी, आपके पहले 5000 शेयर और एक शेयर की वैल्यू 200 रुपए थी, 200, ठीक है, तो आप 10,000 रुपए खड़े थे, 5000 शेयर थे, सॉरी ज्यादा बनेगा, 50,000 बनेगा, इसे 5000 शेयर 200 रुपए का एक, हाँ एक 10 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन। और अगर मैं बोलूं अब ये शेयर 250 रुपए का हो गया, तो आप खुद बोलोगे सर मेरी कंपनी के शेयर वेल्थ में इंक्रीज आ गया, 12.5 लाख, तो कैपिटल गेन से वेल्थ में इंक्रीज आया, सही है। तो जब भी आप बोलेंगे ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ में क्या करना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। अब
डिविडेंड जो पे होता है वो किससे होता है? प्रॉफिट से होता है। तो इसका मतलब है कंपनी वांट टू मेक मोर प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट्स, सो दे कैन पे गुड डिविडेंड, है ना? जब अच्छा प्रॉफिट होगा तो अच्छा डिविडेंड दे पाएंगे, इसलिए प्रॉफिट कमाने। ये सब कौन से ऑब्जेक्टिव है आपके? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। सब क्या है आपके? फाइनेंशियल। ठीक है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए काम करेगी, कंपनी जो है वो अच्छे एनवायरनमेंट में काम करेगी, कंपनी एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेगी, कंपनी अच्छे अच्छे, ये सब कौन से ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे? कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स। क्या आ जाएंगे? कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देगी, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रही बात? दो ऑब्जेक्टिव हो गए, एक कमर्शियल और एक फाइनेंशियल। तो मैं सर अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। वो मेरा मेन काम है और ये मेरे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। पहले इसको लिख लेते हैं। सर एक चीज पूछनी थी सर, मतलब ये जो हमने पिछला भी पढ़ा, ये पूरी चीज समझ तो आ गई है। जैसे इससे पहले हमने टॉपिक पढ़े थे तो उसकी बेस लाइन पता थी कि जैसे डिसीजन नीड्स पढ़ा था इस तरह। अब इसकी बेस लाइन क्या है इस टॉपिक की जो हमने पिछला पढ़ा है? अभी टॉपिक कोई पढ़ाया नहीं मैंने, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं सारी। अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अच्छा कैपिटल। ये ठीक है, ये ओवरऑल मिशन वाला वैसे ही मतलब वो गाइडेंस के लिए बता रहे थे ना। कोर्स जो डिवाइड हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, वो क्यों ऐसा बनाया है तो हम उसको अलग पढ़, ठीक ठीक। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बेस पे बना हुआ है, फाइनेंशियल डिसीजन की बेस पे कोर्स बना हुआ है, उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये पढ़ रहे हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, कौन सी? आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है विनिश, अर्निंग पर शेयर ईपीएस का फुल फॉर्म है। और जो आपने सारा बात की है कि सर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या शेयर होल्डर से रिलेट करते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर तो सारी चीजें रिलेट करती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ यूं कह सकती हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी कंपनी का वो यही होता है कि अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। अच्छा अब सर वापस आ रहे हैं अपने पॉइंट पर। तो सबसे पहले मिशन सेट होगा, फिर उसको अचीव करने के लिए स्मॉल गोल्स में उसको हम तोड़ देंगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या बनाएंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब सर फिर मैंने कहा ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, कमर्शियल और फाइनेंशियल। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सके, क्वांटिफाई कर सके, लेकिन जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव इसको हम नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, ठीक है, दीज आर नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स।
इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। भाई एक कस्टमर मेरी सर्विसेज से कितना सेटिस्फाई हुआ ये मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? मेरी कंपनी का कितना अच्छा एनवायरनमेंट है इसको मैं वैल्यू टर्म में नहीं बता सकता, है ना, अच्छा है बुरा मैं ये कह सकता हूँ। बात समझ आ रही? तो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, लाइक एक्सपेंड टू न्यू मार्केट, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको आप किसमें गिराएंगे? कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। किसमें गिराएंगे? कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैं चाहता हूं आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, शेयर प्राइसेस, ये सब बढ़े, ये सब इंक्रीज हो, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। अब क्लियर होना शुरू हो जाएगी बात, सुनना जरा बस, ठीक है। एक और चीज, मैं नया बिल्डिंग या नया इक्विपमेंट एक्वायर करूं या ना करूं, ये क्या है? मेरा कमर्शियल, ठीक है, डिसीजन होगा, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक्वायर और इक्विप न्यू प्रेमिसेस, ठीक है, नई प्रेमिसेस लें, ठीक है, या इसी में एक्सटेंड कर लें, ये मेरा कमर्शियल डिसीजन होगा। लेकिन ये जो मैं नई प्रेमिसेस लूंगा इससे मैं रिटर्न कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, ये मेरा फाइनेंशियल। जैसे वो फैक्ट्री लगाने की बात की थी हमने कि फैक्ट्री लगाना ना लगाना, सर मेरा ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? कमर्शियल। उससे प्रॉफिट कमाना मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल, रिटर्न कमाना। सही है? तो इधर देखो, इस सब कामों के लिए, सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तुम क्या बनाओगे? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी नीचे आ रही है। सबसे पहले कह रहा है एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट। अब देखो, कंपनी ना जब भी किसी नई मार्केट में जाती है दो तरीके से जाती है, या तो वो अपनी ही कंपनी की कोई नई ब्रांच खोलती है उस मार्केट में, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। या फिर उस जिस मार्केट में जाना चाहती है वहां पे कोई कंपनी सक्सेसफुली चल रही है, उसको उठा ले, उसको खरीद ले। तो या तो न्यू एक्विजिशन की तरफ चली जाएगी या ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या है? कि अपनी ही ब्रांच में खोल ले, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आ गई भाई, या तो मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करूंगा या मैं नई नई एक्विजिशन करूंगा। समझ में आ गई? ये है एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट की स्ट्रेटेजी, कि भाई या तो मैं अपनी ब्रांच को खोलूंगा वहां जाके, या फिर मैं एक्वायर कर लूंगा वहीं पर जो कंपनी चल रही है वहां खरीद। डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, बिल्कुल। तो कुछ समझ में आया सर? जी सर, ठीक है। जब डाइवर्सिफाई सिर्फ वो होगा जब वो नई अपने नेचर से हटके खरीदे। जी नेचर भी अलग हो, बिजनेस हाँ। मार्केट भी अलग। समझ में आ गई सर? ये है आपका कॉर्पोरेट लेवल पे ऑब्जेक्टिव और उसकी स्ट्रेटेजी। फिर बिजनेस लेवल पे चलते हैं। बिजनेस लेवल में हमने कहा भाई नया इक्विपमेंट लेना या नहीं लेना, ये मेरा कमर्शियल डिसीजन होगा, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होगा। उससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, ये मेरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन सर इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, नई प्रेमिसेस को हासिल करने के लिए, या तो मैं खरीद लूं या उसको लीज पे ले लूं। क्या ख्याल है? लीज कर लूं या फिर बाय कर, ये भी फाइनेंशियल आप पढ़ के आए, है ना। तो सर ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि मुझे नई प्रेमिसेस जो चाहिए वो मैं खरीदूंगा या मैं उसको लीज पे लूंगा। ठीक है। हाउ टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन बन गई है कि सर वो ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव करने के लिए मेरे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। ठीक है। आखिरी ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी लेवल आपको पता है क्या होता है ना, कंपनी अपने कैश से आउट ना हो जाए, डेली बेसिस का जो कैश है उसको सेक्रीफाइस ना कर दे। तो अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना ये मेरा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मेरा कैश का लेवल कितना होगा, मेरे रिसीवेबल कितने होंगे, कितने दिनों में मिल जाएंगे, ये सब मेरे कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे? फाइनेंशियल। क्योंकि क्वांटिफाई कर सकता हूँ, वो क्वांटिफाई नहीं कर सकता। भाई लिक्विडिटी अच्छी होती है बुरी होती है, कितनी होती है वो किसमें आ जाएगी? फाइनेंशियल। ठीक है। अब वही बात, इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि यार या तो मैं कैश पे खरीद लूं या फिर मैं उधार पे, या मैं कैश पे कर दूं लीज वालों को पहले या बाद में दूं। सही है, यानी कि ट्रांजैक्शन में कैश पे करूं या उधार पे करूं। ठीक है सर। ये आपका पूरा डिसीजन के डिफरेंट लेवल्स, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैंने इस चार्ट में क्लियर किए हैं। इसके बाद फिर आप इसको पहले जल्दी से मैं हटा रहा हूँ, जो जो काम की बातें नहीं उनको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ मिले। लिख ले, हाँ तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन लिखना भी पड़ेगा। हाँ
सर इसका कंक्लूजन यही है ना कि जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। एक सवाल पहले आया, मैं जरा उसका जवाब दे दूं ग्रुप में कि सर एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज करना कौन सा ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब आप देखें इधर, अभी मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, उसमें लिखा था एम्प्लॉय की सैलरी, ये देखो स्टाफ वेलफेयर कहा था, तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आएगा। लेकिन सर आप मुझसे पूछेंगे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में गिरेगा या कमर्शियल में, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल में गिरेगा। क्यों? क्योंकि मैं एम्प्लॉय को जब सैलरी ज्यादा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम बचेगा, जब प्रॉफिट कम बचेगा तो मेरे शेयर होल्डर की अर्निंग कम हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो इसलिए फाइनेंशियल में गिरेगा। सही है जी, जी आप बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि बेसिकली ये जो हमने पढ़ा है इसका कंक्लूजन ये है कि जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे सेट होते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनको अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो। ठीक है। और सर यही जो क्वेश्चन पीछे था यही मुझे पूछना है कि सर देखें जिस तरह हम एक्सपेंड करते हैं न्यू मार्केट, तो उसका इम्पैक्ट बेसिकली फाइनेंशियल में आके हम देखते हैं, जैसे ये ईपीएस वगैरह होता है। अब अगर जैसे ही वो एम्प्लॉयज की सैलरी की बात करें तो बेसिकली तो कमर्शियल में होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल में आना चाहिए ना। नहीं नहीं, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाना, अच्छा देखो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, पहली बात तो याद रखना, एम्प्लॉय वेलफेयर की ठीक बात है हो रही सर। है। लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ने से एग्जैक्टली मेरा रिटर्न कम होगा नहीं होगा शेयर होल्डर का। बिल्कुल कम होगा। एम्प्लॉय की सैलरी जो बढ़ेगी उसको क्वांटिफाई कर सकते नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज चीजें पूरी हो रही है, फाइनेंशियल में गिराएंगे। सर लेकिन जिस तरह अभी हम कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई नॉन करंट एसेट वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी तो अक्सर क्या होता है हमारे शेयर होल्डर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप रिटेन में से उठा के उसको दे रहे होते हैं या फिर उनका डिविडेंड कम करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर इसका इम्पैक्ट भी तो आना चाहिए सर। तो भाई बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि अब वो जो आप बात कर रहे हो कि यार मैं नई इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, ये तो मेरा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसके लिए पैसा कहां से लेकर आऊंगा, और वही बात आपने कहा सर रिजर्व इस्तेमाल करेंगे, तो ये फाइनेंशियल में गिरेगा क्योंकि ये मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। सर अभी तो इनिशियली तो बड़ा मजेदार लग रहा है ये सब्जेक्ट। है मजे का ही, नहीं नहीं मजे का ही। आप इसको जिस तरह हम आपको कह रहे हैं ना थीम के साथ पढ़ेंगे तो मजे का लगेगा। अगर सिर्फ वही रट्टे रटाए वाले पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे और चीजें याद करना अजाब हो जाएगी आपकी।
जी ऑनलाइन कॉपी हो गया? जी सर। मेंटेनिंग लिक्विडिटी लेवल कमर्शियल क्यों है? असल में आपको पता होगा कि बिजनेस डूब जाता है अपनी कैश फ्लो की डिस्टरबेंस की वजह से, लॉसेस की वजह से नहीं डूबता। बिजनेस डूबता है अपनी कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो इसीलिए कैश को प्रॉपरली मैनेज रखना, उसकी अच्छी पॉलिसीज बनाना कि हम कभी भी कैश आउट ऑफ कैश ना जाए, कभी भी हम नेगेटिविटी में ना जाए कैश की। सर ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे कमर्शियल में गिरते हैं, लेकिन उसको कैसे कैश पे प्रोसेस रखना है वो हमारे लिए क्या है फाइनेंशियल। कितना कैश अपने पास रखना है, कितना भी लोगों से लेना है, ये सब का है फाइनेंशियल। लेकिन अपने लिक्विडिटी लेवल को मेंटेन रखना ये क्या है हमारी कमर्शियल ऑब्जेक्ट, कि हमारी लाइबिलिटीज से ज्यादा हमारा कैश हमेशा होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज से ज्यादा हमेशा कैश होना चाहिए। चले जी, अब हमने बिजनेस फाइनेंस भी कर लिया, इन्वेस्ट भी कर लिया। भाई साइकिल समझिएगा, सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, फिर आपने क्या कर दिया फाइनेंसिंग डिसीजन लिया कि भाई पैसा कहाँ से आएगा उस इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर आपने बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर दी, और आपने फिर उसके बाद क्या देना है, डिविडेंड देना है। ठीक है, ये आपका पूरा साइकिल है। तो मैं यहाँ पे खड़ा होके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेट किए थे उनको मेजर भी तो करूँ कि भाई आया जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किए थे, चाहे फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल, वो मैंने अचीव भी किए या नहीं। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं मेजरिंग द ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कि आपने अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को जो सेट किया था उनको अचीव किया या नहीं किया, किया तो कितने परसेंट किया। इसलिए हम पढ़ने जाएंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे कि आप लोग रेशियो एनालिसिस टू कंपेयर एंड क्वांटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल वेरिएबल्स। तो बेसिकली आप क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सर हम पढ़ने जा रहे हैं कि अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे आया हमने उसमें से कितने अचीव कर लिए और कितने परसेंट अचीव किए। ठीक है, इसको हम करेंगे अपने रेशोस के हिसाब से। आपने रेशोस पढ़े हुए थे पहले, याद है? अब उसकी आप प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कि सर ये रेशो और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखने से बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है।
वो आपके प्रॉफिट फॉर द ईयर को गिराएगा। जब प्रॉफिट फॉर द ईयर गिराएगा तो जाहिर सी बात है डिविडेंड के लिए कम अमाउंट बचेगा, तो बिल्कुल शेयर होल्डर की वेल्थ को इफेक्ट करेगा। ठीक है, सर उम्मीद है आपको इस पेपर का थीम समझ में आ गया होगा, इसका कोर्स स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, पेपर को पढ़ना कैसे ये समझ लिया। ठीक है, और इंशाल्लाह हर टॉपिक को हम इसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, वो 3 E's जो मैं आपसे कह रहा था, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, वो तीनों लिख लें अपने पास ताकि ये बात कंप्लीट हो जाए। उसी जगह पर लिख लीजिएगा जहाँ पे आपने लिखा है कि जब डिसीजन ले रहे होते तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो इन 3 पॉइंट्स को लाजमी हर डिसीजन में आपने फॉलो करना है कि आपका डिसीजन इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, सस्ते में काम हो जाए लेकिन इफिशिएंट भी हो। इफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप कितने रिसोर्सेज से कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इफेक्टिवनेस का मतलब है कितना जल्दी कर रहे हैं। ठीक है सर, ये लिख लें अपने पास। ये ट्रिपल का मतलब है ये हर डिसीजन में आपने इसको फॉलो करना है। सर इन दोनों का फर्क बताएंगे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का एक बार? बिल्कुल बताएंगे, लिख लें बेटा, बताते हैं। अभी 6 थे, 5, एक 8 भी हुआ था बीच में, वो 8 थोड़ी देर के लिए आया था। नहीं नहीं, बस 10 मिनट। अच्छा जी, जिया ने एक सवाल पूछा, सर इन 2 चीजों का फर्क समझा दे। मैं तीनों का एक साथ ही फर्क समझा रहा हूँ, आप लोग लिख लें, मैं तीनों को एक साथ ही बता दूं। अल्लाह, और डिटेल इतनी हो गई, वरना मैं सोच रहा था आज पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो नहीं पा रहा। जी हाँ, कह सकते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में आएगा। सर इसकी डेफिनेशन मैंने याद करी। बिना जो आप लिख के भेजिए वो एफिशिएंसी में आएगा जी। सर इसकी डेफिनेशन हमने याद करी है इकोनॉमिक्स अच्छा, रटे लगाया मैं फुल। शाबाश, सर एफिशिएंसी विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट गेटिंग मोस्ट आउटपुट। बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ देखो भाई, तुम लोग पढ़ते हुए आए हो आज तक, क्या सर के, अरे भाई क्या मसला है, इधर देखिए जी, ये है मेरे इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स का मतलब क्या है, इनको मैं डालूंगा प्रोसेस में। प्रोसेस जैसी कंप्लीट होगा तो क्या मिल जाएंगे आपको, आउटपुट। सही है, आउटपुट क्या हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकती है और कोई सर्विसेज भी हो सकती है। ठीक है, इनपुट्स में क्या क्या होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, क्या ख्याल है, और ये वर्किंग प्रोसेस होगा। ठीक है, ये बात आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एफसीए में भी पढ़ा होगा,
ऐसे ही ना। अब सर ये जो इनपुट्स है ना आपके मटेरियल, जिसको हम रिसोर्सेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह लें, रिसोर्सेज, इनको हमने अपने पास जो अरेंज किया, उनकी कॉस्ट कितनी थी, आया वो महंगे तो नहीं पड़े हमें, क्योंकि महंगा इनपुट होगा तो फिर आउटपुट भी महंगा पड़ेगा, महंगा आउटपुट बेचना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो सर याद रखें, इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ये जो इनपुट्स है इनको बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट पे, मुझे पॉसिबल कॉस्ट पे क्या करना है, अवेल करना है। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमी का मतलब। फिर जब मैं इस प्रोसेस में इसको चला रहा हूं तो मुझे चाहिए कि जो इनपुट्स मैंने डाले इनको कन्वर्ट करूं आउटपुट में, कितने अच्छे तरीके से कर रहा हूं, ये मेरी एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करेगा। सही है, क्या ख्याल है? और जैसे ही मेरे आउटपुट्स बन के आएंगे गुड्स, हम ये देखेंगे कि सर जो प्रोसेस जिस पर्पस के लिए मैंने परफॉर्म किया था, क्या ये गुड्स मेरे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही हैं या नहीं कर रही। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। ठीक है जिया बेटा, आप क्लियर है? जी सर, ओके ओके। जी सर, यहीं पे रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से बात शुरू करेंगे, अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर आज के हमने ऑब्जेक्टिव यही था कि आपका कोर्स आउटलाइन क्लियर हो जाए, आपको पेपर पढ़ना कैसे, अप्रोच कैसे बनानी है इस पेपर की, वो सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, असर की नमाज असल में 5:30 है, 4 मिनट रह गए। सर ये पास पेपर ये वाले तो हाँ चल जाएंगे। ये नहीं, ये आपने कौन सी ली है? हाँ नहीं, जो एमए के मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी हाँ। तो नेक्स्ट क्लास सर उसामा आपसे इंशाल्लाह कम्युनिकेट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है सर, 30% हमारे कोर्स का, तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, यहाँ से बात शुरू करेंगे। ठीक है, चलें। ओके सर, अल्लाह हाफिज।